नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती हैं सबकी नजरें, और उन खबरों पर क्या है ताजा अपडेट, ताजा जानकारी, वो भी हम लेंगे हमारे रिपोर्टर से। लेकिन आज जिन खबरों का जिक्र हम कर रहे हैं, आइए सबसे पहले उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल को लेकर। जी हां, यहां पर बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो अब आ चुका है, और क्या इस संकल्प पत्र के जरिए एक बड़ा कायाकल्प जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एक खास तौर से जीत का मंत्र जो है वो जो इसमें छिपा है, और तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी इसमें हमें यहाँ झलकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आज बात करेंगे न्यूज पंच में कैसे आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। वर्ल्ड बैंक के बाद एडीबी की भी अगर बात की जाए, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उसने भी भारत पर अपना भरोसा जता दिया है। किस वजह से लगातार जो भरोसा है तमाम आर्थिक संस्थाएं जो हैं वो जता रही हैं, बताएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे भारत की एक और उपलब्धि की। जी हाँ, गगनयान मिशन को लेकर ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी जो है सामने आई है। क्या कामयाबी है, क्योंकि कितनी महत्वपूर्ण है। गगनयान मिशन के तहत किस तरीके से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बंगाल को लेकर। खासतौर से जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो आ चुका है। और क्या ये संकल्प पत्र वाकई बंगाल के लिए कायाकल्प साबित होगा? क्योंकि इससे पहले लगातार हमने देखा है किस तरीके से भ्रष्टाचार वर्सेस अगर विकास की हम बात करते हैं, या तमाम वो कहीं ना कहीं मुद्दे जो जिनकी वजह से बंगाल जो है विकास के मामले में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने यहां पर देखा। लेकिन अब भाजपा की तरफ से जो संकल्प पत्र है वो जारी कर दिया गया, और संकल्प पत्र में क्या कुछ खास है, आइए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। आखिर किन मायनों में संकल्प पत्र और ज्यादा खास बनता जा रहा है। आपको बता दें, घुसपैठ के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात इस संकल्प पत्र में दोहराई गई है। साथ ही बताया गया है कि 6 महीने में जो यूसीसी है उसको लागू किया जाएगा। ये तमाम अहम बातें भाजपा के संकल्प पत्र की। साथ ही बकाया डीए जो है वो चुकाया जाएगा। हमने देखा था किस तरीके से बंगाल में जो नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी अधिकारी, उनको दिक्कत हुई थी। साथ ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया है। इसके साथ साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लागू होंगी, जो अब से पहले अटक रही थी, लोगों को लाभ इनका नहीं मिल पा रहा था, वो लागू की जाएंगी। साथ ही गो तस्करी पर लगाम लगेगी, नकेल जो है वो कसी जाएगी। भाजपा के संकल्प पत्र में इसको शामिल किया गया है। साथ ही टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र भी जो है जारी किया जाएगा। आपको बता दें, खासतौर से भ्रष्ट लोगों को जेल भेजा जाएगा। तमाम ये बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में साझा की गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों की एक समिति जो है वो बनाई जाएगी, जो कि लगातार इस पर निगरानी करेगी। वहीं अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो उस पर भी श्वेत पत्र जारी होगा। ये तमाम वो मुद्दे, और खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसके लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की यहाँ घोषणा की गई है इस संकल्प पत्र में। वहीं किसानों की समस्याओं की अगर बात की जाए तो उनका भी समाधान होगा, और खासतौर से अलग योजनाएं जो हैं वो लाई जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर जो धान है वो खरीदा जाएगा। किसानों को एक बड़ी राहत। वहीं अगर बात की जाए, जो पुराने चाय बागान हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा खासतौर से जो चाय बागान श्रमिक हैं उनकी मजदूरी के लिए आयोग का गठन होगा ये। और इसके साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी इसमें यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। घुसपैठ के जो मुद्दे हैं उस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 6 महीने में जो यूसीसी है उसको लागू करने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है। तो किस तरीके से भाजपा का जो संकल्प पत्र है, कैसे वो बंगाल में कायाकल्प करता हुआ नजर आएगा, इससे पहले भी हमने देखा था। और साथ ही इसमें आपको बता दें, बताया गया कि सीमा पर कंटीले तार के लिए जो जमीन है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे न सिर्फ सीमा की सुरक्षा बेहतर होगी, घुसपैठ पर लगाम लगेगी। इसके अलावा प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार रोकने पर जो काम है वो भी किया जाएगा। और वहीं कोयला और बालू तस्करी रोकने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार होगा। इसके अलावा आप बता दें, संकल्प पत्र में जिक्र जो किया गया है, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां जो हैं वो युवाओं को मिल सकेंगी। तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही 75 लाख लखपति दीदी बनाकर उन्हें और ज्यादा सशक्त करेंगे। और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला थानों की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात इस संकल्प पत्र में यहाँ रखी गई है। साथ ही संदेश खाली की घटना को ध्यान में रखते हुए जांच समिति बनेगी, इस बात का जिक्र इस संकल्प पत्र में किया गया है। वहीं आधुनिक समुद्री बंदरगाह विकसित किए जाएंगे, यानी किस तरीके से और जो विकास है उसको गति मिलेगी। ताजपुर और कुल्पी में बंदरगाह ये विकसित किए जाएंगे। इसके साथ साथ
तय समय सीमा के भीतर ही फरक्का पुल का नवीनीकरण होगा, यानी जो समय दिया गया है उसके भीतर ही विकास कार्य की रफ्तार जो है नजर आ सकती है। कोलकाता में ट्रैफिक कम करने के लिए विशेष जोर है, यानी एक अलग रोड मैप जो है यहां भी दिया गया है। इसके अलावा रेलवे के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो यहां अब हमें नजर आएंगे। फिलहाल अगर बात की जाए क्या कुछ इस दौरान हमने देखा, अमित शाह ने कहा जब भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देख लेते हैं। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से बंगाल के लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। तो जनता जो है वो दिल से बदलाव चाहती है, जिसका जिक्र यहां अमित शाह ने किया और खासतौर से इस संकल्प पत्र को माना जा रहा है कि कायाकल्प इसके जरिए हमें देखने को मिलेगा। हमारे संवाददाता प्रसन्न जी जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्न जी, तो जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल की जो जनता है काफी उम्मीदें लगा रही थी, वो तमाम मुद्दे इस संकल्प पत्र में नजर आ रहे हैं और वाकई एक विकास का रोड मैप इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल मुकुल, देखिए ये ऐसी एक संकल्प पत्र शायद बंगाल की लोगों ने ऐसा सोची समझी संकल्प पत्र कभी देखे नहीं है जी। मतलब हर वर्ग की, और सिर्फ वर्ग की नहीं, हर भौगोलिक क्षेत्र की बारे में सोचा गया है, हर समाज के बारे में सोचे गए। समाज मतलब मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कास्ट के बारे में या क्रीड के बारे में सोचा गया, ऐसा नहीं है। ये वो समाज के बारे में सोचा गया है कि महिलाओं के बारे में सोचा गया है, युवाओं के बारे में सोचा गया है, छात्र के बारे में सोचा गया है और सबके बारे में सोचा गया है कि इनको नौकरी चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इनको क्या क्या करना, इनके लिए क्या क्या करना चाहिए। उत्तरी बंगाल में जहां चाय बगीचा है, वो चाय बगीचा जो एक समय बंगाल की पहचान हुआ करता था, वो चाय बगीचा वाम मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से ध्वस्त कर दिया है, उस चाय बगीचा को किस तरह से पुनरुज्जीवित किया जाए, इसके बारे में सोचा गया। बंगाल की जो रोड कनेक्टिविटी है, वो रोड कनेक्टिविटी को किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया, उस रोड कनेक्टिविटी को किस तरह से तैयार किया जाए। बंगाल की जो कृषि व्यवस्था है उसे किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसे किस तरह से ठीक किया जाए। तो इस तरह से हर क्षेत्र की, हर समाज के बारे में सोचा गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दिमाग से निकाला हुआ गया एक संकल्प पत्र है, ना कि सिर्फ वोटर को लुभाने के लिए कुछ बातें, इनको ये दिया जाए, इनको 1500 रुपया दिया जाए तो 1500 रुपया से इस समाज को खरीदा जाए, ऐसा संकल्प पत्र ये नहीं है। जी बिल्कुल। और खासतौर से प्रसन्नजीत, ना सिर्फ लोक लुभावन वादों की अगर उनको साइड हम कर दें, जिस तरीके से विकास का रोड मैप हम इसको मान रहे हैं, और खासतौर से ये जिक्र किया गया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं कम से कम उनका जो लाभ है वो अब वहां मिलता हुआ नजर आ सकता है अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। बिल्कुल, देखिए ये जो बंगाल की जो हेल्थ कार्ड है वो अब बंगाल की सीमा पार कर जाए तो इसका कोई मायने नहीं रखता।
तो अगर बंगाल वैसे ही टूरिज्म में बंगाल के लोग बहुत आस्था रखते हैं, वो घूमने जाते हैं साल में 2 बार। जी। तो वो अगर द्वारका जाए, वो अगर अयोध्या जाए और वहां पे बीमार पड़ जाए, तो इस कार्ड का क्या मतलब है? और आयुष्मान कार्ड अगर उसके पास रह जाए तो जी। हिंदुस्तान की किसी भी कोने में जाए, तो वो अगर ऊपर वाला ना करे, किसी कारण से बीमार पड़ जाए, तो उसके लिए सोचने का और चिंता करने का कोई बात नहीं है। जबरदस्ती ममता बनर्जी ने इस तरह की जो केंद्र की योजना है, इसे रोक के रखा है। बिल्कुल प्रसेनजीत, साथ लेकिन में अब संकल्प पत्र सामने आ चुका है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक विजय का मंत्र जो है उसके नजरिए से भी इसको देखा जा रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से जनता अपना जो विश्वास है वो जताती है और तमाम जो उनकी समस्या है कैसे उनका समाधान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास तौर से अब आइए बढ़ते हैं, खास बात कर लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। आर्थिक मोर्चे पर लगातार जो अच्छी खबरें हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर से एक और बेहतर खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत की जो ग्रोथ रेट है उसमें अब संशोधन किया गया है। जो पहले अनुमान दिया गया था उससे बढ़कर अब जो अनुमान है वो यहाँ पर दिया है एडीबी ने। और इससे पहले हमने देखा था तमाम जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी किस तरीके से इसमें सुधार किया था, तमाम जो रेटिंग एजेंसी हैं कैसे सुधार करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ खास इस एडीबी की रिपोर्ट में है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर क्या कहती है एडीबी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कैसे एशिया विकास बैंक ने जो अपने अनुमान है उसमें ना सिर्फ संशोधन किया है बल्कि इस संशोधन के बाद अगर हम देखें जो स्थिति है कैसे वो बदलती हुई नजर आती है। अगर वित्त वर्ष 2026-27 की हम बात करें तो जीडीपी का जो अनुमान है उसको बढ़ाकर यहाँ पर 6.9% अब कर दिया गया है, जबकि पहले दिसंबर में जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये जो अनुमान था करीब 6.5% था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। और यही नहीं, अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2027-28 की तो वहां भी आपको बता दें जो भारत की वृद्धि दर है वो करीब 7.3% रहने का जो अनुमान है ये जताया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और साथ ये इस बात का जिक्र किया है कि वैश्विक माहौल जिस तरीके से बने हुए हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, उथल पुथल के बावजूद ये बेहतर प्रदर्शन जो है लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था कर रही है। और साथ ही यहां पर जिक्र हुआ है चीन का, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था को भी भारत लगातार पीछे छोड़ रहा है। पीछे किस तरीके से छोड़ा है ये आपको बता दें। दरअसल चीन की जो आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है इस साल के लिए वो करीब 4.6% है और भारत की 6.9। अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा बदलाव जो है वो यहां पर नजर आता है। साथ ही साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ज्यादातर देशों की जो ग्रोथ है वो धीमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है भारत लगातार बना रहेगा, ये कहना था वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक ने भी हमने देखा था किस तरीके से जो जीडीपी का अनुमान था उसको 6.3% से बढ़ाकर 6.6% किया था। इसके साथ साथ भारत की आर्थिक मजबूती और विकास की संभावना को जो जिक्र है वो यहां पर किया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कैसे लगातार जो भरोसा है वो भारत पर कायम होता नजर आ रहा है। तमाम जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनका भी भारत की आर्थिक मजबूती और विकास की न सिर्फ संभावना का जिक्र हुआ बल्कि ये कहा गया कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो भी कम है। हमने देखा था एमपीसी की रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया था। वहीं आरबीआई ने भी हमने देखा जो वृद्धि दर है 6.9% रहने का अनुमान जताया था। यानी किस तरीके से भारत की जो वृद्धि दर है जब हम वैश्विक मोर्चे की भी बात करते हैं तो उसके मुकाबले भी करीब करीब दुगनी नजर आती है। फिलहाल हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से हमने पहले देखा वर्ल्ड बैंक, उसके बाद एडीबी ने भी अब जो अनुमान जताया संशोधन उसमें किया है, कहीं ना कहीं ये बताता हुआ कि भरोसा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कायम है दुनिया का। बिल्कुल सही बात है। और जो इसमें 3 वजहें बताई हैं एडीबी ने मुकुल, उसमें पहली वजह है जो भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं और सारे के सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं वो विकसित देशों के साथ किए हैं। सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। बहुत सारे यूरोपीय देशों, बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया और जो यूएई जैसे बड़ी जो डेवलप्ड इकॉनमीज हैं उनके साथ हुआ। यूएस सबसे बड़ी बात है, वहाँ भी टैरिफ को कम करने की घोषणा की गई है। तो ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका एक बेहतर असर होने की उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें जो गवर्नमेंट सैलरीज बढ़ने वाली हैं 8 पे कमीशन के बाद में, और जो रूरल इकॉनमी है उसमें बेहतरी होने की उम्मीद है। ये दूसरा फैक्टर है जिसको फैक्टर इन किया गया है 6.9% के ग्रोथ प्रोजेक्शन में। और तीसरी बात यह है कि जो आरबीआई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी प्रेशर है इन्फ्लेशन पे, हम लोग सब वेस्ट एशिया क्राइसिस को लगातार
बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। बावजूद इसके जो ब्याज दरों में कटौती, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई, ये कहा गया कि ब्याज दरें लगातार ग्रोथ को सपोर्ट करती रहेंगी। ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एडीबी ने कोशिश की है कि 0.5% जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है बढ़ाया जाए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगले साल यानी 2027 के लिए FY27 के लिए उन्होंने 7.4% यानी आधे फीसदी और भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है, यानी और भी बेहतर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से ऐसे में जब वैश्विक स्थिति अगर देखते हैं अजय, जिस तरह के पश्चिम एशिया में हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए कितनी जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं, लेकिन उन सभी को पार करता हुआ नजर आ रहा है भारत। तो चुनौतियों को अवसर में बदलना एक भारत ने कोविड के दौरान शुरू किया था। जिस तरह से आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया, जिस वक्त कोविड से महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, तब हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। वेस्ट एशिया क्राइसिस में अब हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो LNG पर फोकस हो, LPG पर फोकस हो, PNG को लगातार उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार अपने एनर्जी बास्केट को, चाहे वो इम्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हो या फिर अपने एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के जरिए हो, उसको मजबूत बनाया। और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल्स हैं उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में होगा। तो इस वेस्ट एशिया क्राइसिस को भी अपने देश में सप्लाई साइड की जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हटाने के लिए, सप्लाई को बरकरार रखने के लिए जो भी उपाय किए जाने हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, और अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल या गैस पाइपलाइंस की जो व्यवस्था करनी है आम लोगों के लिए, उस पर भारत ने बाकी देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर काम किया। और इसीलिए आपने देखा कि बाकी जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, जिसका असर इन्फ्लेशन पे होगा, लेकिन भारत में अभी उसका असर कम से कम इन्फ्लेशन बिल्कुल, यानी वही उसी वजह से मजबूत प्रदर्शन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का देखने को मिल रहा है, और सबसे तेज गति से, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार भारत जो है बना हुआ नजर आता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पंच में, खासतौर से बात कर लेते हैं एक और बड़ी कामयाबी को लेकर। जी हाँ, ये जो कामयाबी आपको यहाँ नजर आ रही है, ये वर्षों की मेहनत है। क्या ये मेहनत हुई है, किस तरीके से कामयाबी मिली है? दरअसल इसरो की जो नई सफलता है, ये है गगनयान मिशन से संबंधित है। किस तरीके से गगनयान के लिए अगर देखा जाए कदम दर कदम आगे हम बढ़ रहे हैं, और उसी श्रेणी में अब ये एक नई कामयाबी जो है हमने हासिल कर ली है, या यूँ कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में एक जो लंबी छलांग एक बार फिर भारत भर रहा है। किस तरीके की कामयाबी है, आइए उस पर नजर डालते हैं। आखिर किस तरीके से भारत ने ये छलांग लगाई है और क्या कुछ खास रहा है गगनयान मिशन से संबंधित। सबसे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि ना सिर्फ दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो सफल रहा है, बल्कि इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है। इसरो की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको माना जा रहा है। हमने देखा था किस तरीके से गगनयान को लेकर अलग अलग जो परीक्षण हैं वो लगातार किए जा रहे थे, और अब एक दूसरा परीक्षण यहाँ किया गया एयर ड्रॉप टेस्ट का दूसरी बार, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा है। श्रीहरिकोटा में आपको बता दें ये सफल परीक्षण जो है किया गया था, और उसके बाद जो स्थिति है वो सबके सामने है। सुरक्षित तरीके से जो लैंडिंग है वो हमने देखी, और खासतौर से श्रीहरिकोटा में ये सफल परीक्षण जो है किया गया था, और उसी वजह से मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक सफल परीक्षण ये हुआ और सुरक्षित लैंडिंग सिस्टम का यहाँ पर परीक्षण जो है किया गया दूसरी बार, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। और साथ ही इसमें आपको बता दें पैराशूट सिस्टम की जांच के लिए ये काफ़ी अहम होता है कि किस तरीके से जब हमारा पूरा मिशन शुरू होगा। गगनयान मिशन में आपको बता दें इसरो की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अब जो एयर ड्रॉप टेस्ट है हमारा वो पूरी तरीके से सफल रहा है, और अपने आप में किसी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि गगनयान मिशन को लेकर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार भारत जो है कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, और वहाँ भी ये जो सिस्टम है किस तरीके से किया गया, यानी यहाँ पर एयर ड्रॉप की अगर बात की जाए सफलतापूर्वक इसको किया गया है, और किस तरीके से जो सिस्टम है इसका असर हम कह सकते हैं गगनयान मिशन पे हमें नजर आएगा। ये भी आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं ग्राफिक के जरिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कैसे भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एयर ड्रॉप सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो जो मिशन है किस तरीके से उसकी समाप्ति होती है, वहाँ तक पूरा जो मिशन है हर चरण पे अगर देखा जाए वो सुरक्षित रहना चाहिए, और यही इस तरह के जो पड़ाव हैं, इस तरह के जो चरण हैं वो काफ़ी अहम यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अब आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से और महत्वपूर्ण जो चरण है, महत्वपूर्ण पहलू हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो हमारा सफल रहा है, क्या कुछ खास है इसमें और किस तरीके से इसको एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसरो ने जो नई सफलता हासिल की है IADT यानी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप
टेस्ट इसको कहा जाता है और खासतौर से गगनयान का जो महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण के तौर पर इसको हम देख रहे हैं, जिसका फायदा जाहिर तौर पर मिलेगा। यानी काफ़ी ऊंचाई से जो एक डमी मॉड्यूल होता है उसको गिराकर जांच की जाती है और साथ ही साथ पैराशूट सिस्टम की प्रभावशालिता जो है वो इसमें जांची जाती है कि किस तरह का प्रभाव जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। और ये ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि सही समय पर जो पैराशूट है उसका खुलना बेहद ज़रूरी है, तो वो टाइमिंग जो है वो लगातार नोट की जाती है और साथ ही साथ तेज़ रफ्तार को नियंत्रित करना भी एक उद्देश्य रहता है। यानी टाइमिंग के साथ साथ वो जो स्पीड जिस तरह की रहती है, जब वो नीचे आता है, गिरता है, तो उसको भी हमें नियंत्रित रखना है। और कहीं ना कहीं जब ये सफल होता है तो सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने का जो टेस्ट है वो ये था, जो कि हमने देखा किस तरीके से सफल रहा है। एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो सफल होता हुआ नजर आया है और कई मायनों में महत्वपूर्ण। इससे पहले भी हमने देखा था गगनयान को लेकर जो अन्य लगातार जो परीक्षण यहाँ पर हो रहे हैं वो काफ़ी सफल होते नजर आए हैं और उसके बाद ये दूसरा परीक्षण यहाँ पे किया गया जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। फिलहाल हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, जानना चाहेंगे आपसे, गगनयान मिशन की तरफ अगर देखा जाए लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले भी पिछले साल अगस्त में पहला टेस्ट किया गया था, वो भी सक्सेसफुल हुआ था, वो भी कामयाब हुआ था और ये वाला जो टेस्ट किया गया वो भी कामयाब है। उसमें दो तीन चीज़ जो है वो अहम हो जाते हैं। सबसे पहला तो है कि उसका जो री एंट्री है ये बेसिकली इस तरीके के एस्केप पॉड बोला जाता है। यानी अगर कोई खामी होती है या फिर उसको जब वापस उसको री एंट्री किया जाता है, जब एक रॉकेट जाता है उसको वापस कैसे लेके आए, वो एक पॉड होता है। तो वो पॉड किस तरीके से वापस आएगा, क्योंकि अभी भी समय है, अभी इसके बाद और 3 ऐसे परीक्षण होंगे जहाँ पे वो अनमैन्ड क्रू मिशन होगा और उसके बाद जाके मैन्ड क्रू मिशन होने की संभावना है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनमैन्ड क्रू मिशन अगले साल के अंत तक कभी होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ये जो एस्केप पॉड है ये इसको कैसे लेके आया जाएगा, उसकी जो विशेषताएं होगी, उसमें जो बाहर की जो कोटिंग कहते हैं वो किस तरीके की, क्या वो जो फ्रिक्शन है जो जिस तेजी के साथ उतरती है वो उसकी गर्माहट, जो एटमॉस्फेयर की गर्माहट है उसको ले सकती है कि नहीं, उसके साथ साथ जो पैराशूट है क्या वो सही से डिप्लॉय हो सकते हैं कि नहीं, क्या उसको जो उसकी जो गिरने की स्पीड है उसको कहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वैलिडेशन अंग्रेजी में जो कहते हैं कि इन चीज़ों को दिया जाता है कि क्या ये पर्याप्त है कि नहीं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा ये दूसरा ऐसा टेस्ट किया गया, पहला पिछले साल किया गया था, ये दूसरा किया गया। दोनों ही टेस्ट शानदार तरीके से सफल हुए और वो समय दूर नहीं जब भारत वो चौथा देश बन जाएगा कि एक क्रू मिशन को, एक मैन क्रू मिशन को स्पेस में ले जाने में सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल तापस, लेकिन इसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो हमने देखा जो कि सफल रहा है। इसके बाद और कितने ऐसे जो टेस्ट हैं या चरणों से हम कह सकते हैं कि गुजरना होगा गगनयान मिशन को, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की प्रयास है, जो कोशिश है वो यही है कि हमें एक सफल मिशन जो है वो देना है। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप्स कहते हैं, एक के बाद एक चीज़ें की जा रही है। ये दोनों जो थे ये टेस्टिंग के लिए किया गया था, क्योंकि ऊपर एक ये पॉड को लेके जाते हैं, उस पॉड को फिर फेंका जाता है। तो ये तो अभी दूसरा हो गया। इसके बाद 3 अनमैन्ड क्रू मिशन होने की, G1, G2, G3 3 होने की उम्मीद है। यहाँ पे कि एक रोबोट जो होता है उनको पहले एक भेजा जाएगा, उस रोबोट के ऊपर क्या कहते हैं किस तरीके का प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जब आप जो गुरुत्व शक्ति से बाहर निकलते हैं एक उसके साथ, तो उस पर शरीर पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है वो उस पर टेस्ट किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जब वो री एंट्री करता है, अगर उसको रोबोट को जब री एंट्री करवाया जाएगी तो उस पर भी देखा जाएगा कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि जो जिस तेजी से आता है कहाँ पे उसको लैंड किया जाए। देखिए, एक है स्पेस में भेजना और एक है स्पेस से वापस लेके आना, तो वो लैंडिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। नेविगेशन जो है इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है अभी जैसे मैंने कहा ये 3 इस तरीके से अनक्रूड यानी बिना किसी यात्री के 3 ऐसे मिशन की जाएंगी टेस्ट करने के लिए कि क्या ये हमारे जो यात्रियों को भेजा जाएगा, 4 जो हमारे गगन यात्री उनको भेजा जाएगा वो क्या सही जा पाएंगे कि नहीं, वो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब ये तीनों टेस्ट सही हो जाएंगे, तीनों मिशन सफल हो जाएंगे, तब जाके ये दिया। और ये इसी में ख़त्म नहीं होता है। हम जो अपना एक स्पेस स्टेशन, भारत स्पेस स्टेशन बनाने की सोच है, जो हम 2035 तक हम लोगों ने एक डेडलाइन दिया है, एक टाइमलाइन दिया है, ये उसका एक बड़ा एक पहलू है।
जी बिल्कुल, लगातार महत्वपूर्ण चरण जो कि लगातार पूरे होते नजर आ रहे हैं जब गगनयान मिशन की हम बात करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर गगनयान मिशन को लेकर हमने देखा किस तरीके से एक और बड़ी उपलब्धि जो है वो यहाँ जुड़ती हुई हमें नजर आई है, और उम्मीद यही कि ना सिर्फ ये जो तमाम परीक्षण अभी तक हम कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से सफल हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मदद करेंगे, जो भारत का गगनयान मिशन है वो भी इस तरीके से ही सफल हमें नजर आएगा। तो आज के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।